जय हिंद बच्चों। आज हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के नज़रिए से। राउल्ट का नियम फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे 1886 सन 1886 में। उनका नाम मैंकोइस मैरी राउल्ट था। मैंकोइस मैरी राउल्ट उन्होंने ही इस नियम का प्रतिपादन किया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम राउल्ट का नियम पड़ा। क्या है राउल्ट का नियम? किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये राउल्ट साहब ने कहा था। देखो, ताप निश्चित रहे। जो विलयन होता है, विलयन में विलेय और विलायक दो चीज़ होते हैं। तो अगर विलयन में जो विलेय, देखो विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक। तो यदि विलयन में विलेय जो है वह वाष्पशील पदार्थ नहीं है तो वाष्प दाब भी विलेय का नहीं होगा, क्योंकि विलेय अवाष्पशील है। और जो विलयन में विलायक है वो उसी का वाष्प दाब बनेगा, क्योंकि विलायक वाष्पशील है। राउल्ट ने कहा है कि जब विलयन में किसी अवाष्पशील विलेय युक्त पदार्थ को मिलाया जाए तो वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक जो होगा उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज क्या है? विलयन में विलायक की मात्रा को हम मोल प्रभाज से व्यक्त करते हैं। विलायक की मात्रा जितना अधिक होगी वाष्प दाब उतना ही अधिक होगा। समानुपाती इसी को कहते हैं कि एक अगर बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़े, एक घट रहा है दूसरा भी उसी ही अनुपात में घटे। तो अब ये था उनका नियम। अब इसको गणितीय व्याख्या कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक देखिए, एक ये बर्तन है। इस बर्तन में मान लीजिए कि भरा हुआ है विलायक है जो कि डॉटेड लाइन से है, और जो ये गोला गोला कंकड़ की तरह दिखाई दे रहा है ये वाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील विलेय है। तापमान स्थिर रखा है तो जो वाष्प दाब होगा, थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, तो यही विलायक ही बनेगा और इसी का ही दाब इस विलायक के ऊपरी वाली परत पर लगेगा। अब इसकी गणितीय व्याख्या हम देख लेते हैं। माना किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब P है तथा विलायक का वाष्प दाब PA है, तो हमने पहले ही कहा कि विलयन में विलेय जो मिलाया गया है वो अवाष्पशील पदार्थ है, तो विलेय का तो वाष्प दाब होगा नहीं। तो उस विलयन में जो वाष्प दाब लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ विलायक का ही वाष्प दाब रहेगा। जो विलायक वाष्प बनेगा उसी का वाष्प दाब रहेगा पूरे विलयन का, क्योंकि विलेय का अवाष्पशील है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। माना किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब P है। यहाँ पर फिर से आप लोग देख लीजिए क्लियर। माना किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब P है तथा विलायक का वाष्प दाब PA है। विलायक का वाष्प दाब PA है जो कि विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? राउल्ट साहब ने कहा कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा, विलेय का तो वाष्प दाब होगा नहीं क्योंकि वो अवाष्पशील है।
अगर वो भी वाष्पशील होता तो विलेय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब जुड़ के दोनों विलयन का वाष्प दाब बनता, लेकिन विलेय अवाष्पशील है तो उसका वाष्प दाब नहीं होगा। तो राउल्ट ने कहा कि जो वाष्प दाब होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसी को हम यहाँ लिख दिए। विलयन का वाष्प दाब वही होगा जो विलायक का वाष्प दाब होगा, यानी P बराबर PA। ए को हम देखो, एक बात और जानो, A जो है वो विलायक है और B जो होता है वो विलेय होता है। तो PA क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब होगा। PB क्या होगा, विलेय का। तो PB होगा ही नहीं क्योंकि विलेय अवाष्पशील है। तो राउल्ट साहब ने कहा कि विलेय वाष्प दाब विलायक का जो होगा वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो PA PA proportion to XA। XA क्या है, विलायक का मोल प्रभाज है। PA क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। PA विलायक का वाष्प दाब है और XA विलायक का मोल प्रभाज है। PA प्रोपोर्शन टू XA, PA समानुपाती XA। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे, तो PA बराबर KXA, जहाँ पर K समानुपाती स्थिरांक है। अब देखो एक बात और, जो विलायक शुद्ध होते हैं उनका मोल प्रभाज 1 होता है, यानी XA बराबर 1 होगा, क्योंकि XA को हम मोल प्रभाज XA से ही प्रदर्शित करते हैं। तो जो शुद्ध विलायक होता है उसका मोल प्रभाज 1 होता है, यानी XA बराबर 1 होगा। अच्छा, शुद्ध विलायक जो होगा उसका मोल प्रभाज 1 होगा तो उसका वाष्प दाब भी मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर PA शुद्ध विलायक है तो उसका जो वाष्प दाब होगा PA0 होगा, PA0। देखो एक बात यहाँ पर यह समझ लेना है, शुद्ध विलायक किसको कहते हैं। जैसे मान लो कि ये एक बर्तन है, इसमें पानी है भरा हुआ, पानी के अलावा इसमें कुछ नहीं है, तो ये शुद्ध विलायक है। इसमें थोड़ा सा हम नमक मिला दें, थोड़ा सा नमक मिला दें इसी में, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध विलायक हो जाएगा। अगर पानी है, शुद्ध पानी है, तो वह शुद्ध विलायक है। थोड़ा सा नमक मिला देंगे तो वह अशुद्ध विलायक बन जाएगा। यानी कि जब ये पानी है, इसमें कुछ नहीं मिलाया है, तो इसका जो वाष्प दाब होगा सबसे अधिक होगा। इसमें नमक मिला देंगे तो ये विलायक शुद्ध नहीं रह जाएगा, तो इसका वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध विलायक का अगर शुद्ध विलायक है तो उसका मोल प्रभाज 1 और उसका वाष्प दाब सबसे अधिक PA0। तो XA बराबर 1 और PA बराबर P0। इस दोनों वैल्यू को, इसको और इस वाले, इन दोनों मान को यहाँ पर जो समीकरण नंबर ये 1 है
इसमें हम रखेंगे, जहाँ पी ए है वहाँ पर हम पी ए नॉट कर देंगे, जहाँ एक्स ए है वहाँ पर हम 1 रख देंगे। तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ पर पी ए नॉट रख देंगे, तो पी ए नॉट बराबर के, और एक्स ए की जगह पर जब 1 रखेंगे तो के 1 जा के, तो ये आ जाएगा निकल कर सामने। जब समीकरण इसमें हम रखेंगे तो इस दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए और एक्स ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पी ए नॉट बराबर के आ जाएगा। अब इस के का मान फिर से दोबारा हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब के का मान ये पुनः समीकरण 1 में रखेंगे, जहाँ पर के है वहाँ पर हम पी ए नॉट रख देंगे। तो यहाँ देखो पी ए है, तो जब दोबारा उसमें रखेंगे तो पी ए बराबर, यहाँ पर के था तो के की जगह पर हम ये वाला वैल्यू रख दिए पी ए नॉट और एक्स ए, तो ये आ जाएगा पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। देखो विलयन जो है उसका कुल मोल प्रभाज 1 होता है, विलयन का कुल मोल प्रभाज 1 होता है। विलयन में अगर द्विअंगी विलयन है तो एक ए होगा एक बी होगा, एक ए होगा दूसरा बी होगा। ए का मोल प्रभाज यक्स ए, बी का मोल प्रभाज यक्स बी, और दोनों प्लस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि जो विलयन होता है उसका कुल मोल प्रभाज 1 होता है। यहाँ से यक्स ए का जब मान हम निकालेंगे तो यक्स बी उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। अब हम कोशिश करते हैं इसके आगे हम दूसरे पेज में लिखे हैं, अगर दूसरे पेज का बता सकते हैं तो बता देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में दूसरा पेज वाला हम बताएंगे। अभी ये पूरा प्रूव नहीं हुआ है। देखो एक्स ए का वो मान समीकरण 2 में जब हम रखेंगे, समीकरण 2 वही आया था, तो पी ए बराबर पी नॉट 1 माइनस एक्स ए। इसके पहले आया था पी ए बराबर जब हम मान रखे थे तो ये आया था पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, और एक्स ए की जगह पर हमने जो वैल्यू निकाला था 1 माइनस एक्स बी, इसके जगह पर 1 माइनस एक्स बी रखेंगे, तो पी ए बराबर पी ए और इसके जगह पर 1 माइनस एक्स बी रखेंगे, तो हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए और 1 माइनस एक्स बी। अब पी ए का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो पी ए नॉट हो जाएगा, और इसका दोबारा जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए नॉट और एक्स बी हो जाएगा, तो आ जाएगा पी ए बराबर पी ए नॉट और पी ए माइनस पी ए नॉट एक्स बी। ये जो ऊपर 0 होता है इसको हम पी ए नॉट बोलते हैं। अब पी ए एक्स बी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आएंगे तो ये जो माइनस का साइन है चेंज हो जाएगा, पी ए नॉट ए एक्स बी हो जाएगा, और इधर बचेगा पी ए नॉट माइनस इस जो पी ए है इसको हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे, ये माइनस पी ए नॉट एक्स बी को इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस में बन जाएगा, और ये जो पी ए है इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, तो इसको इधर लेके आएंगे पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब यहाँ से हमको एक्स बी की वैल्यू पता करनी है,
तो एक्स बी को यहीं पर छोड़ देंगे तो पी नॉट ए जो है ये इसके नीचे चला आएगा, इसके नीचे, तो हो जाएगा एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये बन के समीकरण तैयार हो गया। राउल्ट साहब ने ये बताया। इससे हमको क्या पता लगा कि हम सिर्फ वाष्प दाब का कैलकुलेशन करके विलेय का अणुभार पता लगा सकते हैं। एक्स भी क्या है, मोल प्रभाज है, ठीक है। तो अणुभार नहीं अणुभार कह रहे हैं, मोल प्रभाज है ये हुआ। यहाँ पर जो P देखो, ये पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में अवनमन। मतलब कि पी नॉट ए जब विलायक शुद्ध रहेगा, उसमें कुछ मिलाया नहीं रहेगा, तो उसका जो वाष्प दाब रहेगा मैक्सिमम रहेगा, उसको पी नॉट ए कहते हैं। उसमें जब कुछ मिल जाएगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, तो वो यही है, वाष्प दाब में अवनमन है क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए वाष्प दाब में अवनमन है, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, यानी कि भिन्नात्मक अवनमन है। यहाँ ये बात, साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और जानते चलें, जबकि हम आगे पढ़ाएंगे तो भी बताएंगे कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर ये लिखा है। और ये परिभाषा इसी फार्मूले से बनी है, इसी से। अवाष्पशील विलेय वाले, यानी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन के विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब हम देखेंगे, ये वही सूत्र है जो यहाँ पर लिखा गया है, ये वाला, लेकिन एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए। एक्स बी बराबर हम जब पढ़ाए थे, इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि एन बी अपान एन ए प्लस एन बी होता है। एक्स बी बराबर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी होता है। तो जहाँ एन बी डब्ल्यू बी अपान एम बी होता है और एन ए डब्ल्यू ए अपान एम ए होता है। ये तो अगर एन एक्स बी के बराबर एन ए अपान एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, तो अगर एक्स बी की जो ये वैल्यू है एन बी और एन ए की ये वैल्यू एक्स बी के इस वाले फार्मूले में रखें, जहाँ एन बी है वहाँ डब्ल्यू बी अपान एम बी, और जहाँ एन ए है वहाँ डब्ल्यू ए अपान एम ए। तो ये फार्मूला बन जाएगा एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी अपान एम बी, और यहाँ एन ए है तो एन ए की जगह पर डब्ल्यू ए अपान एम ए, और यहाँ एन बी है प्लस में तो डब्ल्यू बी अपान एम बी, ये बन जाएगा। अगर हम डब्ल्यू बी यानी कि इसे हम नगण्य मान लें, क्योंकि ये बहुत छोटा है, विलायक की तुलना में ये विलेय जो होता है बहुत कम है, तो इसको अगर हम नगण्य मान लें, यानी कुछ नहीं, 0 मान लें, तो बचेगा क्या, डब्ल्यू ए अपान ये ऊपर वाला डब्ल्यू ए अपान एम बी
WB/MB और ये नीचे वाला WA/MA बचेगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, XB बराबर WB/MB WA/MB और गुणे MA/WA, ये बनेगा फार्मूला। इसको सॉल्व करना आप लोग तो ये आ जाएगा। इसको जब हम इस वाले साइड को जब हम नगण्य मान लेंगे इसको, तो सिर्फ ये बचेगा WB/MB और नीचे WA/MA और XB बराबर ये आ जाएगा। XB की जो ये वैल्यू है जो हमने घेरा, इसको समीकरण नंबर 3 में रख दो। समीकरण नंबर 3 कौन है, ये है समीकरण नंबर 3। इसमें रख दो XB की ये वैल्यू, इस वाले में अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा, तो जो आएगा यहाँ पर आएगा PA माइनस PA P0A माइनस PA/P0A बराबर XB की जगह पर हम क्या रख देंगे, XB की जगह पर हम रख देंगे WB गुणे MA और MB गुणे MB गुणे WA। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, जब इसके जगह पर हम रख देंगे इसे, ये वैल्यू आ जाएगी समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब यहाँ से MB जब पक्षांतर करके इसको सॉल्व किया जाए, चूँकि थोड़ा जगह की कमी है इसलिए हम पक्षांतर करके सॉल्व नहीं कर रहे हैं। पक्षांतर करके सॉल्व किया जाएगा तो MB की जब जो वैल्यू निकलेगी वो ये निकल कर सामने आएगी। MB की वैल्यू, MB को इसी साइड छोड़ देंगे, MB को पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इसको हम आगे भी बताएंगे। इस वाले पोर्शन को जो यहाँ से लेकर के इस वाले पोर्शन को आगे बताया जाएगा। तो अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम अगले वीडियो में।